वेलकम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नियोनेटल रिससिटेशन, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम ये कवर करेंगे कि बेसिकली रिससिटेशन होता क्या है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, रिस्क फैक्टर्स चेक करेंगे। हम ये देखेंगे कि रिससिटेशन देने के लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या यूज़ होते हैं, मेडिकेशंस देखेंगे और कुछ एक दो फैक्ट्स हैं और ज़रूरी, वो सारे देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि रिससिटेशन हमें जिस बच्चे को देना है वो किस टाइम पे देना है। तो बेबी जब बॉर्न होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको उस टाइम पे रुलाया जाए, ताकि उसकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली वर्क कर सके। अब ब्रीदिंग प्रोसेस का वी ऑल नो कि ब्रेन का फंक्शन जो है वो इंटैक्ट रहता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से काम करता है। ब्रीदिंग उस पर्सन के अंदर बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि वो एक ऐसा टाइम है जब पर्सन जो है वो एक कार्डियक अरेस्ट में होता है। अभी बेबी एकदम से बॉर्न हुआ और उसको ब्रीदिंग अगर सही से नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि एक तो उसको मैनुअली चेस्ट कंप्रेशंस प्रोवाइड करते हैं और हमें उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना होता है। तो अबाउट 10% ऑफ नियोनेट्स होते हैं जिनको सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट की ज़रूरत रहती है बर्थ के बाद में, और बहुत ऐसे 10% से कम बच्चे होते हैं जिनको एक्सटेंसिव रिससिटेशन की ज़रूरत होती है। नाउ वी विल सी एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया के अंदर बच्चे को हाइपोक्सिया हो जाता है, हाइपर कैप्निया होता है, हाइपोपरफ्यूजन होती है और एसिडोसिस होती है। तो हाइपोक्सिया जो होता है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है टिश्यूज़ के अंदर। हाइपर कैप्निया के अंदर एबनॉर्मल लेवल में CO2 इंक्रीज कर जाता है ब्लड में। देन बात आती है हाइपोपरफ्यूजन की। तो इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में बहुत कम हो जाता है और एसिडोसिस होता है कि एसिड कंडीशन जो है बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है। अब एसिड कंडीशन फ्लूइड्स में भी इंक्रीज हो सकती है, टिश्यूज़ में भी इंक्रीज हो सकती है। तो ये कंडीशन है। अब इससे होता क्या है कि मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है विच में लीड्स टू डेथ। अब हम देखते हैं कि ये किसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले जिनका RH इनकम्पैटिबल होते हैं उस केस में हो सकता है ऐसा, या फिर जिसको मल्टीपल प्रेगनेंसी रहती है जैसे ट्विन्स के केसेस में। फिर हम बात करेंगे जैसे कि हमारा ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है। अब ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर भी अलग अलग तरीके की प्रेजेंटेशन है, जैसे कि वो फ्रैंक होता है, फुटलिंग होती है, ट्रांसवर्स होता है, या किसी भी तरीके का कोई अनस्टेबल लाई है उसका, मतलब वो वर्टेक्स नहीं है। ठीक है। तो ऐसे के जो एबनॉर्मल प्रेजेंटेशंस होती हैं उनके अंदर भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रिससिटेट हमें उन्हें करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एंटीपार्टम हेमरेज अगर किसी में हो जाए, या फिर किसी बच्चे की फीटल ग्रोथ ही बहुत पुअर थी, जो ये IUGR की कंडीशन होती है उसके अंदर। ठीक है। फिर ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है कि बच्चे को वही फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है वो, कि बच्चा, वो छोटा सा तो बच्चा है, उस छोटे से पाथ से वो बाहर आ रहा है तो वो थक जाता है। ठीक है। तो वो बहुत उसको एग्जैजरेटेड फीटल मोमेंट्स होती है ना उस टाइम पे। इससे क्या होता है कि उसकी हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाती है और इरेगुलर हो जाती है, और विसरल ओवर एक्टिविटी हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पैसेज ऑफ मेकोनियम। ऐसा इस केस में भी होता है जब मेम्ब्रेन का रप्चर पहले ही हो जाता है। कई बार क्या होता है कि मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है पर मदर को पता नहीं चलता। देन कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई फीमेल आती है अपने एग्जामिनेशन के लिए, उस टाइम पे बहुत सारे ट्रेनीज भी प्रेजेंट होते हैं। अब जो डॉक्टर है वो एक बार चेक करती है, एक बार चेक करती हैं वो खुद से, उसके बाद में दूसरा ट्रेनी चेक करता है। तो इसकी वजह से ना इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें रिससिटेशन के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है। तो डिलीवरी के टाइम पे वहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। पहले तो एक रेडिएंट हीट सोर्स बिल्कुल रेडी होना चाहिए। ठीक है। जितना भी रिससिटेशन के इक्विपमेंट्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल तो होने ही चाहिए, दूसरा वर्किंग ऑर्डर में होने चाहिए। और एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि जिसको नियोनेटल रिससिटेशन आती हो, बिल्कुल ऐसा स्किल्ड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ना इस चीज़ का, ये जितना भी इक्विपमेंट है ये सब रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें वहाँ पे क्या-क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें सक्शन इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है? तो सक्शन के अंदर हमें कैसा चाहिए? सक्शन हमें क्यों करनी है? कई बार ऐसा होता है ना, मेकोनियम फँस जाता है बच्चे के अंदर, तो हमें कई बार मैकेनिकल सक्शन करना पड़ता है उसके अंदर, तो मैकेनिकल सक्शन की ज़रूरत है, ठीक है? अब सक्शन के लिए हमें कैथेटर्स चाहिए, ठीक है? तो कौन-कौन सा नंबर हम लोग उसमें यूज़ करते हैं? तो 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है। और ये जो एफ़ है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज़ एफ़आर। एफ़आर का मतलब फ्रेंच होता है, फाइन। तो जो ये जितना भी 10 है जैसे, और ये 12 है, तो 10 के बाद में जैसे 11 और 12 आया ना, तो हर एक यूनिट जो है, जो मतलब 1 यूनिट होती है, वो इसके अंदर 0.33 के इक्वल होती है, 33 मिलीमीटर के इक्वल, ठीक है? अब ये जो 0.33 है, वो क्या है उसका डायामीटर, फाइन। अब इसके बाद में हमें एक मेकोनियम एस्पिरेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। हमें बैग एंड फेस मास्क की भी ज़रूरत होती है, ठीक है? तो नियोनेटल रिससिटेशन बैग्स होते हैं, फेस मास्क होते हैं, ठीक है? बैग्स जो हैं वो हमेशा सेल्फ इन्फ्लेटिंग होते हैं। नेक्स्ट हमें ज़रूरत होती है इंट्यूबेशन इक्विपमेंट्स की, फाइन। तो इसके अंदर हमें लेरेंजोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब लेरेंजोस्कोप जो है वो स्ट्रेट ब्लेड वाले होने चाहिए। प्री टर्म के लिए हम लोग 0 नंबर का यूज़ करते हैं और टर्म के लिए 1 नंबर का। हमें उस लेरेंजोस्कोप के अंदर बल्ब लगता है, बैटरीज़ लगती हैं, तो ये सब बहुत हैंडी होना चाहिए, एक्स्ट्रा वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। एंडोट्रेकियल ट्यूब्स होनी चाहिए, जिनका जो डायामीटर है वो 2.5, 3.5, 0, 4.0 मिलीमीटर का अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें मेडिसिन्स कौन-कौन सी चाहिए होती हैं। तो वहाँ पे एपिनेफ्रीन होनी चाहिए, नॉर्मल सेलाइन होना चाहिए या रिंगलेक्टेट होना चाहिए, नैलोक्सोन हाइड्रोक्लोराइड होना चाहिए और सोडियम बाइकार्बोनेट होना चाहिए। अब हम कुछ ऐसे मिसलेनियस पॉइंट्स देख लेते हैं जिन-जिन चीज़ की ज़रूरत होती है। हमें रेडिएंट वार्मर की ज़रूरत होती है, गॉज पीसेस होने चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, सिरिंजेस जो 1, 2, 5, 10, 20, 50 इतने एमएल की होनी चाहिए। मतलब यू नेवर नो कि हमें किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ जाए। तो नेक्स्ट है हमारा ये फीडिंग ट्यूब है, इट्स नॉट फीडिंग ट्यूब, इट्स फीडिंग ट्यूब, ओके। तो ये 6 फ्रेंच की होनी चाहिए, ठीक है। अम्बिलिकल कैथेटर्स होने चाहिए 3.5 टू 5 फ्रेंच के, और ग्लव्स होने बहुत ज़रूरी हैं। टीएबीसी ऑफ रिससिटेशन, इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि ये जो टीएबीसी है, ये टोटली मतलब इस तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले बात आती है टेम्परेचर की। तो हमें बेबी को वार्मथ प्रोवाइड करनी है, पूरा जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा वार्म वाला होना चाहिए। बेबी को ड्राई करना है, उसके जो गीले कपड़े हैं उनको रिमूव करना है। नेक्स्ट हमें पूरे एयरवेज का ध्यान रखना है, ठीक है? कि बेबी की जो पोजीशनिंग है ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसको ईज़िली वो मतलब ऐसा नहीं है उसके ऊपर झुंड बना के आप खड़े हुए हैं, ठीक है? तो उसको वैसे ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव वहाँ पे एयर हो जाती है। तो एक तो और उसकी पोजीशनिंग इस तरीके से करनी है कि वो ईज़िली साँस ले पाए। नेक्स्ट हमें उसकी क्लीनिंग करनी है। उसका जो एयरवे है, नोज़ हो गया जैसे, उसको क्लीन करना है। बेबी का माउथ क्लीन करना है हमें, ठीक है? नोज़ को सक्शन ट्यूब से क्लीन करना है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले ओरल कैविटी क्लीन होगी, उसके बाद में नेज़ल कैविटी क्लीन होगी। और क्लीनिंग के बाद में बहुत बेटर रहता है कि एक बार ईटी ट्यूब डाल करके ना, उसका एयरवे जो है उसको चेक कर लो कि वो प्रॉपर्ली ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए जो है ना, उसको टेक्टाइल स्टिमुलेशन देना है। टेक्टाइल स्टिमुलेशन कैसे दोगे? जैसे उसको बैक में हमें थोड़ा मसल देना है, ठीक है? हमें पॉजिटिव प्रेशर ब्रेथ्स देने हैं यूजिंग बैग एंड मास्क, और ईटी ट्यूब से हमें उसकी प्रॉपर चेक करना है कि हाँ, उसका एयरवे ओपन हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सर्कुलेशन, ठीक है? तो स्टिमुलेट एंड मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद चेस्ट कंप्रेशन एंड मेडिकेशंस एज इंडिकेटेड। तो हमने मेडिकेशन तो हमने पीछे देख ली, जो जो हमें चाहिए थी, जो एपिनेफ्रीन थी, नॉर्मल सेलाइन है, नैलोक्सोन है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पे उसको चेस्ट कंप्रेशंस भी देने हैं।